बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आईएसएसबी जो है ये टफ़ नहीं है बल्कि ये टेक्निकल ज़रूर है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट आईएसएसबी ये आज की वीडियो का हिस्सा हैं और साथ में आपको बताएंगे कि आईएसएसबी में रिकमेंडेशन हासिल करने की जो की है वो क्या है, और जो मेन क्वेश्चन है कि एक साइकोलॉजिस्ट कैसे आपके टेस्ट पढ़कर आपको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड करता है। तो आईएसएसबी प्रिपरेशन के हवाले से ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसके अलावा ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आई रिकमेंड कि आप लोग वो वीडियोस लाजमी जाकर देखें। उन वीडियोस के अंदर हमने बताया है कि आईएसएसबी के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हों तो बंदा रिकमेंड हो जाता है, और कौन कौन सा ऑफिसर कौन कौन सी क्वालिटी को चेक करता है। तो वो वीडियो भी आप लाजमी जाकर देखें, वो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर भी मौजूद है। इसके अलावा चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो। और यार वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स के अंदर। और आखिरी बात कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये आप ही के फ़ायदे की बातें हैं। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इनके ऐसी बातें स्किप कर देंगे कि जो कि आईएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, इसको काइंडली स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरा वॉच कीजिएगा। अभी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अच्छा जी, जो आज का पहला क्वेश्चन कि आईएसएसबी डिफ़िकल्ट है, ये ऐसी बात नहीं है। आईएसएसबी डिफ़िकल्ट नहीं है बल्कि ये टेक्निकल ज़रूर है। लोगों का माइंडसेट ये बना हुआ है कि आईएसएसबी के अंदर चूँकि रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा कम होती हैं तो शायद जो आईएसएसबी है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं, आईएसएसबी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये टेक्निकल चीज़ है। और इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निकलिटीज़ हैं वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आईएसएसबी की जो मेन चीज़ है वो इसकी प्रिपरेशन होती है। जो ज़्यादातर लोग इसके अंदर नॉट रिकमेंड होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि इसका सिलेबस क्या है, इसको प्रिपेयर कैसे करना है, या जो टेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, किस नौइयत के होते हैं, इन टेस्ट को कैसे अटैम्प्ट करना है। बच्चे ने एक ही माइंडसेट बनाया होता है कि उसने एफएससी की है, लिहाजा एफएससी की बेस के ऊपर ही शायद इसी तरह का कोई टेस्ट होगा। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कि शायद कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आईएसएसबी के अंदर नहीं होते, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी रेशो में जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो जाते हैं आईएसएसबी के अंदर। तो आईएसएसबी जो इसके अंदर अगर आपने टेक्निकल चीज़ों को समझ लिया, समझें आप आईएसएसबी से इजीली रिकमेंड हो जाएंगे। लिहाजा एक बात तो क्लियर हो गई कि आईएसएसबी जो है वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, ये टेक्निकल चीज़ है। इसको बस आपने इसकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको प्रिपरेशन अगर आप इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से कर लें, इंशाल्लाह आपकी रिकमेंडेशन आईएसएसबी से पक्की है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आईएसएसबी के अंदर जो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप आईएसएसबी की प्रिपरेशन के लिए किसी एकेडमी में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसी एकेडमीज़ वाले लोग ये दावा कर देते हैं कि हमारा रिज़ल्ट तो 100% है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जाते हैं वो सारे रिकमेंड होके आते हैं, या हमारा 100% रिज़ल्ट वो शो करवाते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। खुद आईएसएसबी हमें बताती है कि 1947 से लेकर 2020 तक जितनी भी आईएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, टेस्ट हो चुके हैं, 1947 से 2020 तक जो आईएसएसबी का पासिंग परसेंटेज का जो यानी कि क्राइटेरिया है वो 1 to 2% है। यानी अगर 100 बच्चा गया है आईएसएसबी देने के लिए तो उसमें से गिनती के 4-5 लोग रिकमेंड होते हैं, बाकी सारे नॉट रिकमेंड होते हैं। उसकी अगेन वजह यही है कि आईएसएसबी एक टेक्निकल चीज़ है, लोगों को टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं होता। दूसरा जो क्वेश्चन है, लोगों का माइंड सेट ये है कि शायद आईएसएसबी के अंदर फोर्सेस के यानी कि बंदों का ही कोई बेटा आगे जाता है, जैसे किसी ऑफिसर का बेटा ही ऑफिसर बनता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आईएसएसबी के अंदर कोई सिफारिश सिस्टम नहीं है, या इसका ये सबूत यही है कि एक दुकानदार का बच्चा रिकमेंड हो जाता है और एक लेफ्टिनेंट कर्नल का जो बच्चा है वो नॉट रिकमेंड हो जाता है। लिहाजा आईएसएसबी के अंदर सिफारिश जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अगर आपसे अगर आप चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि जो की ऑफ रिकमेंडेशन इन आईएसएसबी है कि वो क्या है, कि आईएसएसबी से अगर आप पास होना चाहते हैं, रिकमेंड होना चाहते हैं, तो उसकी जो कुंजी है वो क्या है। तो उसका क्वेश्चन ये है कि यू शुड हैव ट्रू पर्सनैलिटी थ्रू आउट ऑल द टेस्ट, कि आप जैसे हैं वैसे ही आपने टेस्ट के अंदर आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। इसी वजह से आईएसएस भी कहती है कि आप लोग नेचुरली आएँ, आप बिल्कुल नेचुरल आएँ,
ताकि हम आपकी पर्सनैलिटी को यानी कि जज कर सकें और ये देख सकें कि आया कि आपके अंदर वो तमाम तर खूबियाँ हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर भी अगेन वही बात प्रिपरेशन की कि जो अकेडमीज़ वाले जिनको पता नहीं है आईएसएसबी का, या जो आप लोगों को रट्टू तोता बना देते हैं, तो ये भी आपकी नोट रिकमेंडेशन का बायस बनती हैं। अकेडमी जाने या ना जाने से मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसे बंदों के पास अकेडमीज़ में जाएं जिनको एटलीस्ट आईएसएसबी की बारे में इंफॉर्मेशन है। वो आपको रट्टू तोता ना बनाएं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी को जो है वो ग्रूम करवाएं। तो अभी मेन क्वेश्चन ये है कि हाउ साइकोलॉजिस्ट चेक योर ट्रू पर्सनैलिटी। तो साइकोलॉजिस्ट विल ऑलवेज डिटरमाइन द ट्रू पर्सनैलिटी ऑफ कैंडिडेट थ्रू देयर माइंड्स, कि वो आपके सिंपल माइंड को स्टडी करेगा, आपके साथ बातें करेगा, आपसे जो वो टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे उन टेस्ट की वो थोरोली उनको स्टडी करेगा और वो असेस कर लेगा ये कैंडिडेट जो है वो किस नौइयत का है, या इसकी क्या सोच है, या इसके एम्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें वो आपके टेस्ट के ज़रिए से ही जज कर लेगा। क्योंकि वैसे अगर आप एक इंसान से कहीं कि आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताएं, तो हर इंसान अपने आप को अच्छा ही कहता है, कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं बुरा हूँ, ठीक है। तो हर कोई अपनी अच्छाइयाँ ही गिनवाएगा, वहाँ पे कोई अपनी बुराइयाँ नहीं गिनवाएगा। लेकिन जो आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है उसके अंदर आपकी सारी पर्सनैलिटी जो है वो उभर कर सामने आ जाती है कि इस बंदे की अच्छाइयाँ कौन सी हैं और इस बंदे की बुराइयाँ कौन सी हैं। लिहाजा ट्राई करें अपने मेरिट्स डीमेरिट्स के अंदर वही चीज़ें लिखें जो आपके अंदर हैं। यहाँ से भी बच्चे पकड़े जाते हैं। बच्चे मेरिट्स डीमेरिट्स जो हैं वो किसी एकेडमी के रटे रटाए लिख देते हैं और स्टोरीज़ के अंदर वो टोटली डिफरेंट लिख रहे होते हैं। लिहाजा ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तजाद आ गया, फ़र्क आ गया, वहीं पे समझ लें आप खुडे लग गए, आप वहीं से नो ट्रीटमेंट हो जाएंगे। और जो बंदा साइकोलॉजी से नो ट्रीटमेंट हो जाता है, समझ लें वो बंदा जीटीओ से भी नो ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट आपकी स्टडी करता है और उसके बाद वो आपका डोजियर जो है वो फॉरवर्ड कर देता है जीटीओ को, और जीटीओ आपके डोजियर के को देखने के बाद ही वो उसको आइडिया हो जाता है कि अगर साइकोलॉजिस्ट ने इस लड़के को वोट दिया है तो मैं इस लड़के को गौर से देखूंगा, इसके तमाम टास्क को अच्छे से जज करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर साइक ने ही आपको नोट रिकमेंड कर दिया हो अपने डोजियर के अंदर, तो जीटीओ भी आपसे टेस्ट तो कंडक्ट करवाएगा, लेकिन वो कभी भी आपकी जो पर्सनैलिटी की एक अच्छे तरीके से इवेल्यूशन है वो कभी नहीं करेगा, वो आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन अगर आपने साई का वोट कैप्चर कर लिया तो डेफिनेटली जीटीओ भी आपकी पर्सनैलिटी को एक अच्छे वे में, एक अच्छे मैनर के साथ वो जज करेगा। तो साई का वोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी इसको ग्रैब करना है। अब सवाल ये कि वो कैसे हमारे माइंड को स्टडी करता है। तो साइकोलॉजिस्ट हमारे माइंड की स्टडी कुछ इस अंदाज से करता है कि आपको पता है कि माइंड के बेसिकली तीन हिस्से हैं, थ्री पार्ट्स हैं। जैसे कुछ कॉन्शियस उसके अंदर है, अनकॉन्शियस है और सब कॉन्शियस है। तो ये तीन हिस्सों की वो डिफरेंट वे से स्टडी करता है और आपकी पर्सनैलिटी को असेस कर लेता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपकी रिकमेंडेशन या नोट रिकमेंडेशन का साइकोलॉजिस्ट वोट कास्ट करता है। अब क्वेश्चन आ गया जी कि कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तो कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर वो तमाम तर इंफॉर्मेशन या वो तमाम तर मालूमात स्टोर्ड होती हैं, महफूज होती हैं, जिनसे हम वेल अवेयर होते हैं, जिनको हम जानते हैं, ठीक है। हमें उसके लिए किसी चीज़ को रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये तमाम तर ऐसी मालूमात जो कि हमारे माइंड के अंदर या जो हमें पता होती है, जिससे हम अवेयर होते हैं, ऐसी मालूमात जो अगर कोई बंदा हमें किसी वक्त भी उठाकर या राहत को सोते हुए उठाकर भी पूछ ले तो वो हमें पता होती हैं कि ये, यानी हर बंदे को उसका नाम पता है, उसके वालिद का नाम पता है, आपको पता है कि आपने मैट्रिक किस सन में किया, आपने एफएससी किस सन में की, कितने मार्क्स से, क्या परसेंटेज थी, हॉबीज़ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें किस पार्ट, ब्रेन के किस पार्ट का हिस्सा है, ये कॉन्शियस स्टेट का हिस्सा है। ये आपके कॉन्शियस माइंड की, जो माइंड की कॉन्शियस स्टेट है, ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर मालूमात उसका हिस्सा हैं। लिहाजा पहला फैक्टर हो गया जी कॉन्शियस स्टेट का। अब साइकोलॉजिस्ट कॉन्शियस स्टेट को कैसे चेक करेगा? आपके बायोडाटा फॉर्म से, आपके मेरिट्स डीमेरिट से। हर बंदे को पता है कि वो बायोडाटा फॉर्म के अंदर अपना नेम, अपने वालिद का नेम, अपनी सिटी वगैरह, एड्रेस वगैरह, और इसके साथ साथ वो अपनी हॉबीज़ होगी, मैट्रिक इंटर के मार्क्स एंड परसेंटेज, और किस सन में किया, ये सब बंदों को पता होता है जो आईएसएसबी के लिए जा रहा होता है। इसके अलावा हर बंदे को अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, अपने मेरिट्स डीमेरिट्स पता होते हैं। लिहाजा ये होती है आपकी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। ये आपका बायोडाटा फॉर्म के ज़रिए से, और आपने जो बायोडाटा फॉर्म के एंड पे आप लिखोगे अपने मेरिट्स डीमेरिट्स, अपनी तीन चार खूबियाँ, तीन चार खामियाँ। ये इसके बाद साइकोलॉजिस्ट ये इनको स्टडी कर लेगा। यहाँ तक उसने आपकी माइंड की कॉन्शियस स्टेट जो है वो स्टडी कर ली
इसके बाद वो मूव ऑन करेगा आपके माइंड की अनकॉन्शियस स्टेट। अब अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड ये क्या चीज़ है कि ऑल ऑफ मेमोरीज एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस आर स्टोर्ड इन अनकॉन्शियस स्टेट। जैसे कि हमारे माजी के जितने भी तजुर्बात हैं, जितनी भी हमारी यादाश्त हैं माजी की, वो यहाँ पे स्टोर्ड होती हैं। तो ये है अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप पूछें कि आईएसएसबी में जो साइकोलॉजिस्ट है, एक कैंडिडेट की जो ट्रू पर्सनैलिटी है वो सामने यहाँ से आती है अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड के ज़रिए से, क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ये चेक की जाती है आपके वैट के अंदर, टीएटी टैट के अंदर, यानी आपके वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर, आपकी पिक्चर स्टोरी के अंदर, पॉइंटर स्टोरी के अंदर, सेंटेंस कॉम्प्लीशन के अंदर जो उर्दू और इंग्लिश में होती है। तो ये जब आपको वैट के लिए बुलाया यानी कि कहा जाता है, तो आप सभी को पता है कि उसके लिए सिर्फ 8 से 10 सेकंड का टाइम होता है और आपने एक पूरा जुमला लिखना होता है जो आपके माइंड में उस वक्त फ़ौरन फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में फ़र्स्ट थॉट आ गई, आपने वही एज इट यानी एज इट इज़ आपने राइट कर देनी होती है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो लिहाजा जो आप लोगों की ट्रू पर्सनैलिटी है वो सामने ही आपकी अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से आती है। स्टोरी के अंदर भी आपका ये सीन होता है कि पिक्चर स्टोरी के लिए जब आपसे कहा जाता है तो 30 सेकंड का आपके पास टाइम होता है तस्वीर को देखने के लिए। इस 30 सेकंड में आपने पिक्चर को देखना है, उसको ऑब्ज़र्व करना है, अपने माइंड के अंदर एक स्टोरी डेवलप करनी है और बाद में 3.5 मिनट के अंदर उस स्टोरी को इंग्लिश में 12 से 15 लाइनों के दरमियान लिखना है। लिहाजा ये भी आप उस वही चीज़ें लिखोगे जब जो आपके यानी कि फ़र्स्ट थॉट ऑफ माइंड, जो सबसे पहली पिक्चर को देखने के बाद जो सबसे पहला माइंड में ख्याल आया, आप वही लिखोगे। ये नहीं हो सकता कि आपने चाहे जितना भी प्रैक्टिस की हो, चाहे आपने बहुत अच्छी ज़्यादा स्टोरी कहीं से पढ़ी हो, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एक टेस्ट का प्रेशर होता है। ये नेचुरल चीज़ है, हर टेस्ट का प्रेशर होता है कैंडिडेट के ऊपर। तो आप उस वक्त वही चीज़ लिखोगे जो कि आपके माइंड में सबसे पहला ख्याल आएगा। लिहाजा एक कैंडिडेट की जो ट्रू पर्सनैलिटी है वो सामने ही इन टेस्ट के ज़रिए से आती है, अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड के ज़रिए से। लिहाजा साइकोलॉजिस्ट ने अपनी कॉन्शियस स्टेट भी पढ़ ली और अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड भी पढ़ ली। वो उसको रिलेट करता जाएगा कि इसने जो मेरिट्स डीमेरिट्स बताए हैं, अगर इसने लिखा कि मैं बहादुर हूँ, मैं हार्ड वर्कर हूँ, तो क्या इसकी स्टोरीज़ के अंदर, इसके वैट के अंदर ये हार्ड वर्कर का और कर्जियस का यानी बहादुर होने का फैक्टर आया भी है या नहीं। अगर तो आया होगा वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो ये आपके लिए मसला क्रिएट करेगा, क्योंकि इससे आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो लिहाजा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, तजाद नहीं आना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी का। और ये ऐसी बातें हैं जो कि आपको कोई भी यूट्यूब के ऊपर नहीं बताएगा। इवन के बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि आईएसएसबी के हवाले से वीडियोस बनाते हैं, ये ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। आई बैठ के आपको ये बातें कोई एकेडमी वाला भी नहीं बताएगा, स्वाई चंद एक अकेडमीज़ के जिनको मैं जानता हूँ, बड़ी एकेडमीज़ के, ठीक है। तो उनके अलावा आपको कोई एकेडमी वाला भी ये बातें नहीं बताएगा कि साइकोलॉजिस्ट आपके माइंड की कैसे स्टडी करता है। लिहाजा ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देखें, सबके साथ शेयर भी करें। इसके अलावा तीसरी स्टेट आपकी रह जाती है जी सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। ये आपके माइंड का वो हिस्सा है जिसके अंदर करंट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। आपकी इमोशनल हो गया, आपका बिहेवियर हो गया, इंटेलिजेंस, जो जो भी आप करंट यानी कि आप जो बोल रहे हो, जो मौजूदा हालात में प्रेजेंट में आप बोल रहे हैं, ये आपकी तमाम तर वही इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और ये साइकोलॉजिस्ट आपके इंटरव्यू के ज़रिए से चेक करेगा। अभी आपको ये पूरी की समझ में आ जानी चाहिए कि सबसे पहले आपने साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट ने आपसे बायोडाटा फॉर्म फिलअप करवाया, उसके बाद साथ ही उसने कह दिया आप लिखें अपने मेरिट्स डीमेरिट्स, ठीक है। आप उस वक्त बिल्कुल फ्रेश मूड में थे, फ्रेश, ये सबसे पहले डे वन का काम है, बस डे वन में यही होता है आपका। आप उस वक्त अपने फ्रेश मूड में थे, आपको सारी पता है कि बायोडाटा फॉर्म में मैंने क्या क्या लिखना है और मेरे मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक उसने पढ़ ली आपकी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। उसके बाद ये पूरी एक चेन बनाएगा। उसके बाद अगले दिन आपको बुलाएंगे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए, उसके अंदर आपका वैट, एससीटी, टैट, पॉइंटर स्टोरीज, ये सारी चीज़ें आपसे करवाई जाएंगी, मैट भी। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट देखेगा कि इस बंदे ने जो मेरिट्स डीमेरिट्स बताए हैं, क्या इसका अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड यानी इसका क्या इसकी जो स्टोरीज़ हैं इसके मेरिट्स डीमेरिट्स के मुताबिक हैं या नहीं, ठीक है। इसका वैट उसके मुताबिक है या नहीं। उसके बाद वो देखेगा, आपके साथ इंटरव्यू करेगा। उस 8 से 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम के दौरान वो यही चीज़ें देखेगा कि इस बंदे ने जो पहले दिन लिखा, दूसरे दिन लिखा और अब मेरे सामने बैठा है तीसरे दिन या चौथे दिन मेरे साथ इंटरव्यू कर रहा है,
क्या ये वही बातें लिख रहा है, बोल रहा है जो कि इसने लिखी हैं? क्या ये उसके उल्ट तो नहीं बोल रहा? ठीक है, तो ये एक बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ कि साइकोलॉजिस्ट कैसे एक लड़के को रिकमेंड या नॉट रिकमेंड करता है, कि वो इसका पूरा एक चेन बना लेता है। ठीक है, कि इसने डे 1 पे कौन सी बात कही है जब ये बिल्कुल फ्रेश था, डे 2 के ऊपर इसने कौन सी बातें लिखी हैं स्टोरीज़ के अंदर और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर, जब इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी था। ठीक है, यानी इसका फर्स्ट थॉट ऑफ माइंड क्या है, और अब जो इंटरव्यू के अंदर मैं उसी यानी कि टेस्ट के अंदर उससे वो क्वेश्चनिंग करेगा और वो देखेगा कि जो मैंने क्वेश्चनिंग की है क्या उसने, इस कैंडिडेट ने वही मुझे आंसर किए हैं जो कि इसने जिस तरह इसने लिखे हैं अपने टेस्ट के अंदर। लिहाजा ये चेन जो है ये आपने टूटने नहीं देनी। जो मेरिट्स डीमेरिट्स लिख दिए वही स्टोरीज़ के अंदर लिखना है, वही इंटरव्यू में जाके बोलना है। अगर रिकमेंड होना चाहते हो साइक से तो एक बात पल्ले बांध लो, अगर मेरिट में लिखा है ना कि आई एम हार्ड वर्कर, आई एम कर्जियस, तो स्टोरीज़ और वैट ऐसा बनाना है कि जहाँ के ऊपर हार्ड वर्कर का और कर्जियस होने का कोई ना कोई फैक्टर शो हो। इसके बाद जब इंटरव्यू के लिए जाओगे साइक के पास तो कोई भी वो सिचुएशन देगा जिसके अंदर खौफ यानी कि खौफ भी होगा, कुछ डर भी होगा, कुछ जान को खदशा भी होगा, तो ऐसे डिसीजन लेकर ऐसा आंसर उसको करना है कि आपकी उस आंसर के अंदर बहादुरी और इसके साथ साथ आपका मेहनत वाला फैक्टर नज़र आना चाहिए। लिहाजा जो आपने मेरिट्स डीमेरिट्स में लिखा, इसके बाद टैट वैट इसके अंदर लिखा और जो इंटरव्यू में बोला, ये तमाम की तमाम तर चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हों, एक दूसरे के साथ ये मिलती जुलती हों, इनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इनके अंदर किसी भी किस्म की तजाद मौजूद ना हो। अब नोट इट डाउन, ये है की ऑफ रिकमेंडेशन इन ISSB फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट, कि साइक का वोट हासिल करने के लिए ये बात आपने लाजमी मद्देनज़र रखनी है कि योर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस रिस्पॉन्सेज शुड बी matched, then you will be given a true personality vote from the psychologist and you will be strongly recommended from the psych. बट देर मस्ट बी सम अदर OLQs, यानी कि आपके मेरिट्स डीमेरिट्स में कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। अब वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ कौन सी हैं? वो वही हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 वीडियोस का लिंक दिया है, उन वीडियोस के अंदर मैंने डिटेल के साथ वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बताई हैं। यहाँ तक बताया ये कैसे चेक की जाती हैं, कहाँ कहाँ पे ये चेक की जाएंगी, कौन कौन बंदा इनको चेक करेगा, तो वो वीडियोस भी लाजमी जाकर देखें। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप बड़ी से बड़ी एकेडमी में जाके ये नहीं सीख पाते। इसी वजह से बहुत ज़्यादा एकेडमीज़ के जो बच्चे हैं वो भी नॉट रिकमेंड होते हैं। इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, इसमें कसूर एकेडमीज़ वालों का है कि उनको ISSB के बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने पैसों की खातिर एकेडमीज़ बना लेते हैं। लिहाजा आई रिकमेंड कि आपने अगर तैयारी करनी ही है तो ऐसे बंदों से करें कि जिनको ISSB के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ ABC का पता हो। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप हमारी तरफ से ये एकेडमी यानी हमारी यानी कि एकेडमी की तरफ से ये प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ISSB के ये वाले नोट्स जिनसे आपको यानी कि ये लेक्चर दिए जाते हैं, ये सेल्फ स्टडी नोट्स, ये गारंटेड नोट्स हासिल करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद यही है कि आपने जाना तो है ISSB में और डेफिनेटली कोई ना कोई एकेडमी, कोई ना कोई आपने बुक तो बाय करनी है, तो क्यों ना थोड़े से यानी कि पैसे लगाने से अगर आपका फ़ायदा हो जाता है। वैसे भी आपने एकेडमीज़ के अंदर 20 से 25 हज़ार रुपया देना है, तो अगर आपको ये कुछ हज़ार के अंदर आपकी ऑनलाइन प्रिपरेशन हो जाए और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाए, आपको ISSB के अंदर की बातें मालूम हो जाएं, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपका कोई नुकसान है। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या सेल्फ स्टडी नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।